हमने बताया था कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो एक पोल्यूटेंट्स का रूप में काम करता है। अब पोल्यूटेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड का पोल्यूटेंट जो है वो पोल्यूशन करेगा ना, यही तो बात बताएगा। आपको बताया था मैंने कि जैसे नाइट्रोजन है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। जब भी कोई जेट प्लेन जाता है, जेट प्लेन, तो ये क्या करता है, ये जेट प्लेन अपने पीछे क्या छोड़ता है, वो सर नाइट्रोजन के कारण। जेट प्लेन क्या करता है, जेट जेट प्लेन प्लेन की आवाज बहुत तेज होती है ना। अच्छा सर, जब भी कोई जेट प्लेन मूव करता है तो उसकी तीव्र आवाज तरंगे बहुत तेज होती है और उस अपने पीछे क्या छोड़ता है, तीव्र तरंगे से। शॉक वेव्स, शॉक वेव्स छोड़ता है। और शॉक वेव्स जो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है। और नाइट्रोजन अपने आप में पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन ऑक्साइड नाइट्रोजन का दैट इज द पोल्यूशन, पोल्यूटेंट। बात समझ में? तो ये जब भी आपने देखा शॉक वेव चलती, बड़ी तेजी से कोई जेट गया, तो आपने देखा जेट जब चलता है तो जैसे लगता है पूरा दहाड़ता हुआ, चिंगाड़ी मारता हुआ जब निकलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है और वो शॉक वेव क्या करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करेगा। ब्रेकअप करने के बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है सिंपली क्या है, एक पोल्यूटेंट का रूप में काम करेगा। और पोल्यूटेंट हमेशा क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा। समझ के बाद ये लिखवाए थे, इसको ना लिखे हो तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। लिख सकते हो जेट प्लेन्स को दिखाइए। हाँ, जेट नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये बताइए जेट प्लेन जो होता है अपने पीछे एक प्रघाती तरंगे छोड़ती है, प्रघाती तरंगे। और प्रघाती तरंगों में ऊर्जा बहुत होती है। ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेकअप कर देता है। और ब्रेकअप जो करेगा प्रघाती तरंगे, तो फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन टूट जाएगा आपस में। और फिर ये क्या करे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा। लिख सकते हो, लिखा भी नहीं, इस तरह चार्ट में बना लीजिए। हाँ सर, बनाए बनाए। आगे लिख लीजिए, नाइट्रोजन की ऑक्साइड केवल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल जीवधारियों के लिए हानिकारक नहीं होते, जीवधारियों के लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि जलवायु परिवर्तन का भी कारण होता है। जलवायु परिवर्तन के भी कारण होते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है क्लाइमेट चेंज करते हैं। अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग गैस है। नाइट्रोजन की कई ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह कई नाइट्रोजन के फॉर्म आएंगे ना। HNO3 जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजन का कौन सा अप्रूव ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सवाल कमीशन बहुत बार पूछा जा चुका है। सभी नहीं, देखिए N2O नाइट्रस बिल्कुल सही। ये जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग, ये जानते हो, मैं आपसे ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। ये क्या करता है? ये जब इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। जी सर। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। साइड में लिख सकते हो इसलिए, इसी को लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को इस तरह लिखो, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को कई बार पूछा गया है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसको कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड पहली बात तो ये लाफिंग गैस है, और इस पे नाइट्रोजन का जो भी ऑक्साइड है वो क्लाइमेट चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो नाइट्रस कैसे करेगा? तो सर ऑक्सीजन के अणु जब जुड़ते हैं एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा। यानी अब सवाल देखिए, एक तरह से ये पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस जितनी हैं उसका लिस्ट जो है आप दीजिए, मतलब देते हैं। तो नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ये पृथ्वी के धरातल से जो रेडिएशंस बैक बाहर जाती हैं उन किरणों को रोक देता है। जैसे सूरज की धूप आई, सूरज का रोशनी आई, पृथ्वी गर्म हुई, फिर उसके बाद वापस भी तो जाएगी। तो जो गैसें हमारे जो पृथ्वी को रेडिएशन है वापस नहीं जाने देती हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। समझिए बात? तो ये जो है क्लाइमेट चेंज भी करता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड का पहली बात है, O3 का डिप्लीशन भी करता है, और एसिड रेनिंग भी करता है। एसिड रेनिंग देखिए कैसे क्या करेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन कोई ऑक्साइड है, वाटर के वेपर होते हैं कि नहीं होते? जी सर। हाँ, ये क्या करेगा? HNO3 बनाएगा। HNO3 कर देगा। और HNO3 क्या है? ये वातावरण में रहेगा। ये वातावरण जब बारिश होगी तो क्या करेगा? नीचे आएगा। ये एसिड रेनिंग करेगा। और ये संगमरमर पर जब गिरता है, संगमरमर पर जब गिरेगा तो इसी संगमरमर क्या करेगा? इरोड करेगा, क्षरण कर देगा। क्षरण कर देगा, करता है ना। दूसरी बात है, ये तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ऊपर है। एसिड रेनिंग जीवधारियों के ऊपर भी नुकसानदेह है। इसके तो जीवों के लिए भी नुकसान है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए भी नुकसान है। तो दोनों बात होगी ना। तो आप लिख सकते हो, इसको लिखिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके HNO3 बनाता है। जी सर। और HNO3 क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड है। एसिड का लिटरल मीनिंग तेजाब, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट भी यही तो संगमरमर है। जी सर। HNO3 बनाए रिएक्शन करेगा तो ये CaO चूना, ये चूना निकल जाएगा तो ये भुरभुरा हो जाता है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके ऊपर जब हाई प्रेशर रहता है,
हाई टेम्परेचर रहता है तो क्या बन गया? संगमरमर। कोयले के ऊपर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है तो क्या हो जाता है? हीरा। हीरा बन जाता है। समझ लो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट चूना जो होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर चूना है, जब इसके ऊपर क्या होता है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब होगा तो क्या होगा? संगमरमर। मरमर, संगमरमर। मार्बल। और संगमरमर जो है एक्चुअली रियल में यही तो है, केवल रूप बदला है। जब ये HNO3 से रिएक्शन कर देगा तो क्या होगा? सी और कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है, तो यही क्या हो जाएगा? ये निकल जाने से भुरभुरा हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी बात है, कोल का भी इसी चाहे लिख लो। कोल जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये बन जाएगा डायमंड। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को भी हीरा बनने के लिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हम रोजमर्रा की लाइफ में हम कह सकते हैं, मेहनत जो होती है, इफर्ट जो होती है, वही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। समझे? तो अगर हीरा बनना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बड़ी मेहनत करो। अगर भाई कोयले रहना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति आएगा 10 रुपया किलो सब ले करके जला देगा। हीरा भी नहीं दिख रहा, हीरा भी नहीं दिख रहा, प्रतीक हो जा रहा है। लेकिन हीरे का मतलब है कि हीरा दिखता कब है? क्या कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि जो जब शादी ब्याह होती, किसी बेहतरीन ओकेजन होता है, तो गहना वही तो पहना जाता है। भाई गहना तो वही पहना जाता है, सोना हो चांदी हीरा हो, उसके बाद रख दिया जाता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का जो बेहतर इथिकल मॉरल वैल्यूज होते हैं, इथिक्स होता है, ईमानदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और मोरालिटी, जो व्यक्ति इस उस पर नहीं कहना चाहिए, जो व्यक्ति इस समय ये ज्यादा धारण किए हुए है वो समस्याओं से ग्रसित है। अगर देख लीजिए, अगर आप बहुत ईमानदार हैं, क्यों ईमानदार हैं? चलो चालू। अब देख लीजिए भाई, कोई मैं आप प्रैक्टिकली अनप्रैक्टिकली मुझसे थोड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि सिविल का मतलब होता है, सिविल सर्वेंट का मतलब होता है, आपको जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे एक्सटेम्पोर आएंगे, अचानक आएंगे, आपको डायरेक्टली वहीं पर आपको सोल्यूशन करना है। एक डीएम ब्यूरोक्रेट्स का डायरेक्टली उसी समस्या का उसी समय निदान अपने आईक्यू से हिसाब से करना पड़ेगा। अब लिख लीजिए, भाई हर पर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, आप आज इस पार्टी कल उस पार्टी, तो जिस पार्टी में जाते हो एक विचारधारा को तो ही लेके जा रहे हो भाई, यही तो लेके जा रहे हो। तो जहाँ देखा मौका, नीतीश कुमार बहुत सारे कुछ बहुत ज्यादा फेमस होता है तो नाम लेकिन पता नहीं। तो आप जब किसी उसमें गए हो तो आप उस पार्टी की विचारधारा ही को तो फेत आपने लिया है, और देश की दशा दिशा कौन निर्धारित करता है? पार्लियामेंट तो करते हैं।
लिख लीजिए, देखिए ये क्या है, ये सर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या बना, पैन पान। पर ऑक्सी एक्सटाइल पान का मतलब पर ऑक्सी ऑक्सी एसिटिल एसिटाइल नाइट्रेट। लिख लीजिए, इसी को कहते हैं किसका नाइट्रोजन है, किसका ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का फोटोकेमिकल स्मोक बन गया। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक दिन के समय बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक दिन के समय बनता है, ठीक। आगे लिख लीजिए, लाइट के प्रेजेंस से बनेगा, दिन है तभी तो लाइट का प्रेजेंस होगा, ठीक है। आगे लिखिए, फोटोकेमिकल स्मोक पहली बार यूएसए के लॉस एंजल्स में बनी थी। फोटोकेमिकल स्मोक पहली बार यूएसए के लॉस एंजल्स में बनी थी। यार इसमें चल रहा है कि वैसे ही बोल रहे हैं, चल रहा हाँ चल रहा है, सो है वैसे ही बोलिए बच्चे का लॉस एंजल्स में बनी थी, इसीलिए लिख लीजिए इसको कि इसको लॉस एंजल स्मोक भी कहा जाता है। लॉस एंजल स्मोक भी कहा जाता है। स्मोक, ठीक। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो स्मोक बना, देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो स्मोक बना वो दिन को बनेगा कि रात को, दिन को। और सल्फर के ऑक्साइड से जो स्मोक बनेगा वो कब बनेगा, रात को बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन वाला जो स्मोक बनेगा दिन को, और रात को जो स्मोक बनेगा वो सल्फर का। इसलिए आपने देखा होगा रात को जबरदस्त स्मोक दिखता है कभी कभार ना, ऐसा क्यों सर? कंसंट्रेशन के हिसाब से वो चीज होती है। तो इसको पहले लिखिए, अभी बताते हैं। लॉस एंजल्स का, इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजल स्मोक भी कहते हैं। लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। ये स्मोक श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। अब दूसरा लिख लीजिए, दूसरा पोल्यूटेंट सल्फर का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड ऑफ सल्फर,
सल्फर मोस्टली कितने अमीनो एसिड होते हैं? टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20 हमने बताया। 10 कैसे होते हैं? जरूरी असेंशियल। अब 10 नॉन असेंशियल। असेंशियल नॉन असेंशियल का कंडीशन क्या है? असेंशियल वो है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। जो हमारी बॉडी खुद बना देती है, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है, इसलिए नॉन एसेंशियल होता है। ये बात क्लियर होगी? यही 20 अमीनो एसिड मिल करके अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। इसी 20 अमीनो एसिड में 2-3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर का कंटेंट होता है। सल्फर जो मैच्योराइज सल्फर कंटेंट है, इसमें सल्फर होता है। इसीलिए जब कोई प्रोटीन जलती है तो बदबू आती है, सल्फर की बदबू आती है। बाल जलता है तो बदबू हल्की सी आती है, तो किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। समझ रहे बात? तो लिख लीजिए, सब पहले सोर्स लिखिए। सल्फर प्रोटीन के रूप में भी होता है। सल्फर प्रोटीन के रूप में भी होता है। इसके जलने से बहुत तीक्ष्ण बदबू आती है, तीक्ष्ण बदबू आती है। जैसे एग्जाम्पल दूध का जलना। दूध में प्रोटीन है कि नहीं प्रोटीन है? हाँ सर। कौन सी प्रोटीन है आप बताएंगे? दूध खूब पिया है बचपन से, कभी तो पिया है। पहले नहीं दूध ही नहीं पिया, नहीं मालूम तो नहीं दूध ही नहीं पिया, बवाले खत्म। दूध में कौन सी प्रोटीन होगी? अरे वसा भी है और प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है। ग्लूकोज कौन सी होगी? लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज होगी। लिख लो साइड में जल्दी से। दूध में जब आगे यही सब पूछा जाता है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? लैक्टोज शुगर है। प्रोटीन कौन सी है? कैसीन प्रोटीन। कैसीन उसी के कारण उसका कलर चेंज होता है। कैसीन लिख लो, प्रोटीन है। तो लिखे दूध जब जलता है तो बदबू आती नहीं, जब जलने लगता है पूरा घर में कहता कि भैया जल्दी से सो। कैसी? बाल का जलना, बाल जलता है तब भी कुछ लगता है ना, बदबू आती है। जलाया कभी नहीं? बाल जलाया वहाँ पे देखा। तीसरा शरीर के दहन के कारण, जब लाशों को जलाया जाता है शरीर का दहन जो हो सल्फर की वजह से उसमें बदबू आती है। कोयले के दहन में, कोयले में कहां से आ जाएगा सल्फर? जीवाश्म। फॉसिल फ्यूल है भाई, जीव का ही तो है, उससे प्रोटीन है। तो जीवाश्म फ्यूल है। लोह उद्योग में भी होता है, चमड़ा उद्योग में भी सल्फर निकलता है। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं कभी कभार कि कौन से स्पेसिफिक है। ठीक है, देखिए दूसरी बात है सल्फर का ऑक्साइड कोई भी ले ले और वातावरण में H2O, ये क्या है? वाष्प। भाई वातावरण में नदी तो बहेगी नहीं, वाष्प ही तो होगा ना। आदमी से पानी यहाँ कैसे जा रहा है? वो भी आदमी परेशान है कि कैसे क्या है, नदी बहेगी पानी में। लेकिन इस वातावरण में अगर चेन नदी नहीं बह रही है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की जितनी भी नदियां हैं उनका पानी इकट्ठा कर लिया जाए, एक तराजू पर रख लिया जाए और हमारे वातावरण में जो जल वाष्प का पानी है एक तरफ रख लिया जाए तो भारी कौन पड़ेगा? जल वाष्प पड़ेगा। समझ रहे बात नहीं? तो ये पानी में क्या बनेगा?
H2 SO4, ये क्या है? एसिड है। ये भी तो वही काम करेगा नाइट्रिक एसिड जो कर रहा था भाई। त्वचा को नुकसान पहुंचेगा, संगमरमर की बुनियादों को खोखला करेगा, तो बहुत सारी चीज करेगा। तो ये भी करेगा, क्या नाम, पहली बात को। दूसरा लिख लीजिए, यदि वातावरण में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो, यदि वातावरण में सल्फर की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा क्या होगा, कम हो, तो सल्फर का जो ऑक्साइड होता है वो पीएम से, पीएम का मतलब जो सब वातावरण में पीएम पार्टिकुलेट मैटर, दो पार्टिकुल, देखिए इन हवाओं में, देखो मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, इन हवाओं में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, और दो पार्टिकल, अच्छा हर पार्टिकल का साइज अलग अलग दिखेगा होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, किस तरह से। तो पॉल्यूटेंट केवल दो को माना गया है, बस पॉल्यूटेंट केवल दो साइज के पार्टिकुलेट को माना गया है, एक PM 2.5 PM 10 और PM 10। यही दो ही पार्टिकुलेट को पॉल्यूटेंट माना गया है, प्रदूषक माना गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, जा करके हमारी लंग्स में डायरेक्टली प्रॉब्लम कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, जब इनका तादाद ज्यादा हो जाए, कंसंट्रेशन, ये पत्तियों पे जा करके डिपॉजिट हो जाएंगे, और पत्तियों में डिपॉजिट हो जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? और जब प्रकाश संश्लेषण प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, T1 क्या होगा, इफेक्ट होगा, नष्ट। T1 क्या है बताइए, T1 क्या है? अब तक जानवर तो बात मतलब T1 कहाँ से आ गया, मसला है। वनस्पतियाँ इसको प्राकृतिक ट्रॉफिक कहते हैं, T1 को ट्रॉफिक कहते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत इसी को, जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पहले कोई पौधा होगा, जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं वो T1 में आएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा कीड़ा कर पाएगा, आप बताएंगे? बहुत सारे कीड़े कर लेंगे, कह रही है, देखिए केवल पौधे कर पाएंगे, कीड़ा कहाँ कर ले, कीड़ा जानवर काम कर पाएगा। सर आप कीड़े ही पूछे ना, तो हम गलत बताना चाहिए नहीं, कीड़ा नहीं, क्योंकि ये एनिमल जो होता है कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। नहीं करते, वो तो पत्तियां ही करते हैं ना। तब बताना चाहिए था कि तो आप कीड़ा पूछो, कीड़ा नहीं, जैसे आप कीड़ा पूछे तो हम सोचे कीड़ा ही है। आपको अगर मैं कहूँ कि परसों जो है सूरज दक्षिण से निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा? तब जैसे अभी कहा ऐसे कैसे निकलेगा, तो अभी दूसरा कहो कि इंसर्ट भी कैसे करेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कंपटीशन की दुनिया में अपने जूता चप्पल के भरोसा तो लड़ाई लड़ोगे। जी सर। पेपर हुआ था तो अपने ही जूता चप्पल के भरोसे जो आए वही तो करेगा आदमी। कहने का मतलब केवल देखिए, स्टडी एक्टिव इनएक्टिव दोनों होनी चाहिए। एक्टिवली पढ़ेंगे, ये नहीं कि बैठे हैं दोनों सवाल भी होंगे और दोनों डिस्कशन होगी, तभी तो। देखिए T1 पौधे होंगे, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी के धरातल पर जो भी ऊर्जा है वो उसका स्रोत क्या है, सूरज। और सूरज की रोशनी को लेने के लिए हमारे अंदर डायरेक्ट वो कैपेसिटी नहीं है, वो कौन करता है, केवल प्लांट करेंगे।
प्लांट इसे जब कर लेता है, और प्लांट किस रूप में लेता है? प्रकाश देखो CO2 H2O और ये क्लोरोफिल है, जी सर। और उसके क्या बनेगा? यही है ना? एनर्जी मिलेगी। ये माइक है, अगर इसको हम तोड़े तो नहीं तोड़ पा रहे ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक बंधन से जुड़े हुए हैं, और वो बंधन जो है कोई ऊर्जा ही है, वही तो जोड़े हुए है। इस मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी ऊर्जा होगी? बैटरी की किसकी होगी ऊर्जा? सूर्य की भाई। हाँ भाई, मुझे बैटरी का है, या मतलब वो वेल्डिंग वाला है, बहुत सी भाई सूर्य की हो गई। अब जो सूर्य की ऊर्जा इन दोनों को बांध दिया, ये बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। मनुष्य बड़े कोई भी जीवधारी इसी को ले लेता है। अब इसको जो लेगा उसको क्या बोलते हैं? T2 वो प्रक्रिया क्या होती है? इसको लेना कौन सी प्रक्रिया होती है? श्वसन होती है। इसीलिए सवाल कमीशन ने भी पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की अपोजिट क्रिया कौन सी होती है? श्वसन होती है। या श्वसन के बारे में पूछे तो प्रकाश संश्लेषण, इसको एनालिसिस से करेंगे तब समझ। देखिए यही चीज तो बनी है। मनुष्य क्या करता है? जब खाना खाता है जीवधारी तो यही तो लेता है, और हम लोग जो खाना खाते हैं ये लिया, और क्या लिया? ऑक्सीजन, जो हमारे इस हवा में है। देखिए, और ये दोनों कहां से किसने बनाया है? देखिए दोनों चीज जो बनाया है ये पौधे ने बनाया है, और क्या बनाएगा? CO2 + H2। यही चीज सेम बन गया ना। जो अगर ये हम नहीं छोड़ेंगे तो ये पौधे कैसे फिर ये बनाएंगे? ये जोड़ दिया, छोड़ दिया। और जो इन दोनों के बीच ऊर्जा थी, बांध करके ये बनाया था, इसी को तोड़ दिया तो ऊर्जा रिलीज हो गई। ये तो बात हुई। तो प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल उल्टी क्रिया समझिए बात। देखिए अब ट्रॉफिक का मतलब पौधे T1, इन पौधों को दूसरा कोई खाएगा T2, इसको कोई खाएगा T3, T4। यही तो खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला यही तो है। तो क्या लिखा था? लिख लीजिए, फोटो। अच्छा, मैंने ये कहा जब क्या 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 लिखा है? हमने कौन सी बात लिखा है? अधिक हो गई, पानी की मात्रा कम है। पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उससे जुड़ करके नीचे एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा ना। तो पानी कम है, सल्फर कंटेंट ज्यादा है, तो क्या करेगा? पीएम से रिएक्शन करेगा। पीएम क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ठीक है, धुंध हो जाए स्मोक। लिखो, इसको लिख लीजिए। इसी को क्लासिकल स्मोक कहते हैं। इसी को लंदन टाइप स्मोक कहते हैं। ठीक, लंदन टाइप स्मोक जो सर औद्योगिक शहरों में ज़्यादातर होते हैं। ये सबसे पहले लंदन में देखा गया, इसे लंदन टाइप स्मोक कहते हैं। अभी बस लिखाते हैं जी। लिख लीजिए, क्लासिकल स्मोक या लंदन टाइप स्मोक पहली बार
लंदन में देखा गया था। पहली बार लंदन में देखा गया था, इसलिए लंदन स्मोक कहा जाता है। बॉटल की पानी डाल लीजिए। ये रात में बनता है, ये रात में बनता है और ये सूर्य के कारण समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आई बात? तो देखिए, दो प्रकार के स्मोक आपने देखा, एक लॉस एंजल्स टाइप स्मोक देखा, एक लंदन या क्लासिकल स्मोक देखा। जो लॉस एंजल का स्मोक है वो किसका प्रोडक्ट है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और जो लंदन या क्लासिकल स्मोक देखा आपने, ये सल्फर। लॉस एंजल्स का स्मोक कब बनेगा? दिन में बनेगा। और जो लंदन स्मोक कब बनेगा? समझ में आ गई बात? इस तरह से क्लासिकल स्मोक खूब पूछा जाता है। तो दोनों स्मोक जो बनेंगे, पान क्या है? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट किसका प्रोडक्ट है? नाइट्रोजन। और ओजोन है पानी। ये कई बार पूछा, इस तरह पूछेगा घुस करके कि पान जो होता है ये रिजल्ट है नाइट्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का या और कोई भी लेड का, तो क्या बताओगे? ठीक। और इसके साथ ओजोन। अगर लंदन स्मोक पूछ लिया तो पहली बात, लंदन स्मोक आपको मालूम होना चाहिए ये कब बनेगा। पहली बात तो ये पूछा जाता है किसकी वजह से बनता है? यूपीएससी जब बनाएगा इसी को तोड़ के बनाएगा। ये बनेगा सल्फर की वजह से बनेगा। दूसरा दे देगा ये दिन में बनेगा कि रात में बनेगा। दूसरी बात ये इस तरह से पूछेगा, तो आपको जैसा पूछे उस अच्छा, इसी को कहेंगे कि क्लासिकल स्मोक किसका एक पार्ट है, लंदन स्मोक किसका पार्ट है, लॉस एंजलिस स्मोक। डायरेक्टली वो नाम देकर उसको पूछेगा नहीं, बीच में नहीं पूछेगा, सीधे सीधे आपको समझेगा, जानते हैं। समझ गए ना ये बात? आगे आइए, सल्फर ऑक्साइड का जो सोर्स देखिए कहां कौन है? लिख लीजिए, नॉन फेरस मेटल का, नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस का मतलब जिसके अंदर लोहा वाला चीज नहीं है। नॉन फेरस में 48% यही सल्फर का सोर्स होता है। अधातु वाले, अधातु, जिसमें लोहा ना, अधातु तो वही तो लिख लीजिए, पल्प एंड पेपर, पल्प नॉन फेरस, फेरस का मतलब जिसमें लोहा, जिसमें अलोह वाले चीज में 48% सल्फर मिलता है। अब ये पल्प और पेपर, पल्प मतलब जैसे कोई पौधा होता है उससे जिसे तोड़ो तो दूध निकलता नहीं है, तो वो है। और पेपर इंडस्ट्रीज और पल्प इंडस्ट्रीज जो मिलता है, जिसको पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज, इसमें 7.3% मिलता है। जैसे कि सर वो रबड़ जो बनाते हैं। हाँ, प्लास्टिक एल्युमिनियम, कितना ये? एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में 13.2% मिलता है। 13.2। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वाहन के, वाहन में लिख लीजिए, वाहन में 7.6%। ठीक है, तो ये पेपर वाले में कितना है? पेपर 7.6%।
7.3%, ठीक है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में जो है 7.6% लीजिए। दूसरा लीजिए सल्फर बायो इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बायो इंडिकेटर, सल्फर बायो इंडिकेटर होता है। जैव सूचक पूछा गया है, सल्फर जैव सूचक होता है पहला वाटर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का, नॉइज पोल्यूशन का। ठीक किस पे मारेंगे? सर एयर आया वो सवाल। एयर पोल्यूशन मैंने कहा कि सल्फर जो है जैव सूचक होता है, बायो इंडिकेटर होता है किस प्रकार के प्रदूषण का? एयर कैसे ये? जैसे वो हमें मतलब हाँ? सल्फर सही कह रहे हैं, एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ये सल्फर तभी तो उड़ेगा हवा में, जी सर। तो एयर पोल्यूशन ही तो कर रहा है। तो जैव प्रदूषण का पूछा है, सल्फर जो प्रदूषक कौन से पौधे का होता है? बताओ। जी सर, दूध वाले पौधे होंगे, पल। सल्फर जो होता है ये लाइकेन का जैव प्रदूषक। कई बार सवाल पूछा लाइकेन, कहने का मतलब ये है कि जहां पर सल्फर का, जिस जगह पर सल्फर का तादाद बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो वहां पे लाइकेन खत्म हो जाता है। नहीं समझ पाएंगे? देख लो, सल्फर जो है लाइकेन का जो सूचक होता है, देखो, हाँ, जो सूचक होता है, जो प्रदूषक होता है, जो सूचक। मेरी बात समझिए? देखो तो सर ये वाटर पोल्यूशन में भी तो आना जाना चाहिए। क्या चीज? सल्फर। हाँ वो भी आएगा, लेकिन ये लाइकेन का मोस्टली जो है इसी का होता है। जैसे देखिए, सल्फर का इसलिए है कि जब ये पानी से रिएक्शन करता है तभी क्या बनेगा, एसिड बनाता है। तो अमूमन जो एसिड रैन वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे उसमें जो है हवा में। और जहाँ पर सल्फर का कंसंट्रेशन जिस एरिया में ज़्यादा होगा तो पोल्यूटेड सही है, उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पे लाइकेन जो है सब गायब हो जाएगा। समझिए, इसीलिए पूछा जाता है लाइकेन का जो बायो इंडिकेटर कौन होता है, तो क्या बताओगे आप? ठीक है। किसका, अगर पीसीए से पूछेगा कौन प्रकार के प्रदूषण का, समझ गए बात? आगे लिख लीजिए। अब इसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आ जाओ। अगला प्रदूषक क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होगा, केवल हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे, यही तो बात हुई, इसीलिए हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन, दो ही चीज तो है। जी सर। ये क्या हो? 3 कार्बन तो एथेन, मेथ, एथ, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। ये अपना रिएक्शन अपना कैसे कर लीजिए। इसमें भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, जहां कार्बन है तो वहां पर क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। समझ लो,
तो इसमें अमूमन जो है हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है, और जो हाइड्रोजन कार्बन जो होते हैं ये भी पॉल्यूटेंट के रूप में होते हैं। जब पॉल्यूटेंट है तो पॉल्यूशन करेंगे। पॉल्यूशन करने वाला कौन होता है? प्रदूषण, वही पॉल्यूटेंट। और जो प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट आता है उस प्रोसेस को पॉल्यूशन कहते हैं। समझ बात? तो पॉल्यूटेंट्स हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। आगे लिख लीजिए इसमें CH4 में लिख लीजिए, ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। वही मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। अब CNG क्या है? CNG तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस, हाँ? ये भी प्राकृतिक। लेकिन सब ज्वलनशील होता है। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये तो वही बात। इसका मतलब हुआ कि अगर प्राकृतिक का CNG में पूछा जाए कौन सा गैस होती है तो क्या बताओगे? कौन सा गैस? प्राकृतिक गैस होती है लेकिन कंप्रेस भी होती है। तो कौन सी? सर ज्वलनशील होता है मीथेन है। मेथेन, यही तो बताया। CH4 नेचुरल गैस है, और जब CNG है तो कंप्रेस्ड होगा ना, वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे लिख लीजिए। कंप्रेस मतलब वही सब दाब पे जो भरा जाता है। कंप्रेस का मतलब दबा, और जब दबता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अच्छा कोई सर। भी जो गैस फॉर्म है जब उसकी प्रेशराइज करोगे तो किस फेज में बदलेगा? और दबाओगे तो क्या होगा उसको? सॉलिड। इसका मतलब सर जो ये, हाँ समझ गए सर। हाँ। मतलब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए। देखिए जो गैस का होता है लिक्विड ही रहा है। ये इतनी जगह है। ये गैस के मॉलिक्यूल है, और गैस के ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसीलिए ये गैस के रूप में है। जब इसके मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, थोड़ा और करीब आ जाएंगे, तो लिक्विड के रूप में हो जाएगा। जब यही और बहुत ज्यादा करीब इसको बाहरी प्रेशर देकर कर दिया जाएगा तो गैस के इसके मॉलिक्यूल और करीब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हुआ जैसे आपने देखा लोहा सॉलिड है, इसको जो खूब गर्माओगे, ताप दोगे तो लोहा किसमें बदलेगा? लिक्विड में। जब और बहुत ज्यादा ताप दे दे तो क्या होगा? पानी बदलेगा। वही सेम फिनोमेना है। तो ये चीज आगे लिख लीजिए। लिख लीजिए एथेन और प्रोपेन, एथेन और प्रोपेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। या एथेन हटा दो, प्रोपेन ही लो। प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन LPG में यूज होता है। LPG ये क्या है? LPG लिक्विड पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी होगी, ठीक है। LPG में, हाँ सर। LPG में पूछा ये गया है, और भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन की और भी गैसेस हों, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये दोनों ज्यादा होती है। पूछा यह गया है कि जो LPG होता है उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा?
ब्यूटियोन या मेथेन भी थोड़ा सा मान लिया गया। ब्यूटेन का तो सबसे ज्यादा कौन सी जो सिलेंडर आता है, इस सिलेंडर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सवाल पूछा गया, कमीशन ने पूछा है। ब्यूटेन कमीशन ने बहुत बार पूछा है। इन चारों, देखिए सारे हाइड्रोकार्बन है ये, केवल इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन। सबसे ज्यादा एलपीजी में ब्यूटेन होता है, इसको लिख लीजिए सही। एलपीजी यानी सिलेंडर वाली गैस में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होगी? ब्यूटेन। सबका कंसंट्रेशन है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? किसी कोई दिक्कत? अब आगे लिख लीजिए। मुझे जो गंध आता है एलपीजी में उसको हाँ मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। हाइड्रोकार्बन लिख लीजिए, इसी पॉइंट लिखिए आगे। हाइड्रोकार्बन गंध रहित होते हैं, गंध रहित होते हैं, गंध नहीं होती इसमें, नहीं होती ना। तब जब गैस लीक होती है तो कहते हैं भैया जल्दी से करो, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिए, गंध को पैदा करने के लिए एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम मेथाइल मरकैप्टॉन। मेथाइल मरकैप्टॉन। क्या लिखा आपने? मरकैप्टॉन, मेथाइल मरकैप्टॉन। चलिए और कैप्टन ये गैस हाइड्रोकार्बन में डाल, एलपीजी में डाल जाता है, इसके अंदर गंध होती है, इसके अंदर गंध होती है। एक ये शेल गैस होती है, शेल गैस, शेल गैस। शेल गैस का मतलब पत्थरों के बीच में फंसी हुई गैस होती है, शायद पत्थरों में होती है। इसमें भी लिख लीजिए मीथेन पाया जाता है, जैसे जब कोयले की खुदाई होती है उसमें निकलता है, भी मीथेन पाया जाता है। ठीक, गोबर गैस लिख लीजिए, मार्श गैस हटा दे, गोबर गैस और मार्श गैस। गोबर गैस में भी मीथेन होता है, इसमें भी मीथेन होता है। इसमें CH4 से जो वनस्पतियाँ वगैरह खाते हैं इससे। लिख लीजिए, यदि कोयले के माइन में यदि कोयले के माइंस में, कोल की खदान में नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो कौन सी गैस बनने की संभावना होगी? मीथेन से, हाँ मीथेन। लिख लीजिए, यदि कोयले की खदान के बीच से कोई नदी बह रही है तो वहां मीथेन बनने की संभावना होगी।
लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन गैस, यानी हाइड्रोकार्बन था ना, हाइड्रोकार्बन सामान्यतः ईंधन गैस होती है, ईंधन गैस होती है, रियली इट इज रियली फ्यूल, यानी सामान्यतः ईंधन गैस होती है, लेकिन इसका सांद्रता वातावरण बढ़ जाने पर इसकी सांद्रता वातावरण बढ़ जाने पर ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है और ओजोन डिप्लीशन का वो जो क्षरण, देखिए मैंने कहा कि मीथेन गैस सामान्यतः कैसी गैस है, ईंधन गैस है, जी सर, लेकिन इसका कंसंट्रेशन, इसका सांद्रता एटमॉस्फेयर बढ़ जाने पर क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ही तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी और ओजोन को डिप्लीट करेगी। ठीक है, आगे लिख लीजिए, इसका सोर्स को पूछा जाता है कई बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मीथेन गैस का सोर्स लिख लीजिए, सोर्स मीथेन का, मीथेन गैस का सोर्स सर जब जानवर जुगाली करते हैं तब भी निकलता है सर मांस। अब देखिए इसको पॉइंट लिखिए, यहाँ से सवाल कमीशन उठा कई बार पूछता है। पहला लिख लीजिए दलदली भूमि, इस लाइन से पूछा है सवाल, जी सर, पहला सोर्स दलदली भूमि, कितना करते हैं? और दलदली भूमि मार्शी लैंड जिसमें मैंग्रोव्स वगैरह पाए जाएंगे। कच्ची लैंड वगैरह। दूसरा लिए धान की खेती, धान की खेती सवाल खूब पूछा गया हाँ है, सर, धान की खेत से मिलता है ये मीथेन गैस। क्योंकि सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। पशुपालन, पशुपालन जब होता है वहां भी मीथेन गैस निकलती है, गाय भैंस घोड़ा बैल लिख लो। मुर्गी क्या है? पशु है कि पक्षी है? उड़ती है, पक्षी है। अच्छा तो पक्षी। और कोयले की खदानों में, कोयले की खदानों में खूब पाया जाता है। ये ना लिखिए, इतने सोर्स लिखिए पॉइंट से बनाकर। कोयले की ठीक है, इसका सोर्स में एक सवाल कमीशन बहुत बार पूछता है, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी वनडे, जो मीथेन का सोर्स है यहाँ से आप हर अल्टरनेट ईयर में आता है, इसको रख लीजिएगा बिल्कुल। अगला पोल्यूटेंट्स O3, अगला पोल्यूटेंट क्या है, O3, O3 का मतलब हमने बताया ओजोन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। ठीक है, अब देखिए क्या है, गुड ओजोन और बैड ओजोन जो होता है
ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जैसे आपने देखा ये पृथ्वी अर्थ है। पहली लेयर कौन सी होगी? दूसरी जो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है, उसको गुड ओजोन कहते हैं। ठीक। और जो ओजोन क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, वो बैड। ठीक है, जी सर। इसको लिख लीजिए पहले। लिख लीजिए गुड ओजोन, लिख लीजिए अच्छी ओजोन, लिख लीजिए ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को से प्रोटेक्शन देती है और अल्ट्रावायलेट यूवीसी से मोस्टली ज्यादा करती है। ठीक है, इन दोनों को रोकती है और ए आ जाती है। ठीक है, यूवी यू अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, ओजोन की गैस हमारे श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करती है। श्वसन संबंधी देख लीजिए, ओजोन श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करती है। हाँ, बैड। आपने देखिए क्या होता है, जहां पर वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग, वहां पर ओजोन की गैस बनती है। कैसे? हमने कहा था कि जैसे देखिए जहां पर वेल्डिंग होती है टेम्परेचर कैसा होगा? वो न्यूट्रल गैस डालती है, इस वजह से हमारे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन है तो आग ही है, तभी तो लोहा कट जा रहा है। जी सर। अब देखिए क्या है, जैसे जहां वेल्डिंग होती है ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे वहां पर? जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के ऊपर हाई टेम्परेचर डाला जाएगा तो उसके फ्री रेडिकल भी तो निकलेंगे। यानी फ्री रेडिकल तो एटम कभी स्वतंत्र नहीं रहता, यही तो बात कहते हैं। लेकिन स्वतंत्र कब होगा? जब उसके ऊपर बाहरी दबाव डाला जाएगा। वेल्डिंग हो रही थी ये बना, एक नेचुरल ऑक्सीजन कोई है, बन गया ना? नाइट्रोजन है, ये भी तो टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल है, और ये दोनों चीजें जो होती हैं ये पूरी आंख को लाल कर देती हैं, ओजोन से गैस पूरी तरह से। इसीलिए वेल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनकी आंखें हमेशा लाल हो जाएंगी अगर नहीं चश्मा पहनेगा। इसलिए सदैव काला चश्मा। आदमी हम सोचते थे बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं, हाँ बेचारा अपनी जिंदगी बचा रहा है, तो सब लोग हीरो बन रहे हैं। ऐसे ये सब हमारे लगाते हैं ना, सॉफ्ट का नहीं बना रहे हैं, अगर नहीं करें जहाँ जो वेल्डिंग करता है वो लगाता है, और जो ऐसे लगाते हैं तो सब नहीं लगाते। एक्चुअली काला चश्मा भी धूप से बचने के लिए करते हैं,
बहुत खतरनाक गैसेज आती है, उसको रोकने के लिए करते हैं, जो कि अगर नहीं करेंगे तो उल्टी आती है। अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन जो आती है वो हमारी आंखों को ट्रिगर करेगी, इसलिए करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, जहां वेल्डिंग का कार्य होता है, जहां पर वेल्डिंग का कार्य होता है, वहां पर ओजोन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, वहां पर ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है या उत्पत्ति होती जैसा भी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और O3 बनता है। लिखिए O3 आंखों को लाल कर देता है, O3 आंखों को लाल कर देती है, इसीलिए वेल्डर काला चश्मा पहनता है। अब अगला डाल दीजिए SPM। ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी हवा के में जो पार्टिकल फंसे हुए हैं, तो उसको, ठीक है, पहला धूल के का फ्लाई ऐश की संकल्पना लीजिए। RPM is Respiratory particulate matter, respiratory particulate matter। WHO जो है इस मैटर को पोल्यूटेंट्स घोषित किया है, दो को, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को, ठीक है। पार्टिकुलेट्स मैटर का मतलब जो गैस में कुछ फंसा हुआ है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में, एक होगा धूल के कण में होते हैं, कोयले के दहन में होते हैं, निकलता है,
और इसी को क्या दहन, जो कोयले के दहन से या ईंट का जो ईंट बनाया जाता है, वहाँ के फ्लाई ऐश बनते हैं। तो इनको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लिया था मशीन से, कलेक्ट कर करके छोटे छोटे पार्टिकल को कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा बनता है। तो ये और दूसरे कामों में इस्तेमाल, सड़क बनाने में काम आ जाता है। उसको कैसे वो कलेक्ट? राख सर वही। हाँ वही राख वगैरह जो होता है, उसके बाद सड़क बनाने में आ जाएगा, और उसके बाद और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो मेन वो होता है, जो पॉल्यूटेंट्स मेन होता है, रेस्पिरेटरी पॉल्यूटेंट जो माना गया है, वो सिर्फ इनको WHO इनको पॉल्यूटेंट मानता है। पर्टिकुलेट रेस्पिरेटरी पर्टिकुलेट मैटर 2.5, रेस्पिरेटरी पर्टिकुलेट मैटर 10, इन्हीं को क्या मानता है, फिर ये पॉल्यूटेंट्स मानता है। ठीक है, लिख लीजिए पार्टिकुलेट मैटर के बारे में नीचे क्या करेगा, ये इम्पैक्ट लिख लीजिएगा पार्टिकुलेट मैटर का। अब देखिए मेरी बात, पार्टिकुलेट्स मैटर केवल एनिमल्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की पत्तियों के ऊपर डिपॉजिट होगा, और डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डायरेक्टली इफेक्ट होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर इफेक्ट होगी तो क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। अब T1 का मतलब बताओ, बता चुके हैं कई बार। T1 क्या है, पौधों को सदैव T1 कहा जाता है। जो खुद अपना खाना बना लेते हैं उनको T1 यानी ट्रॉफिक्स फर्स्ट कहा जाता है, इसको ट्रॉफिक कहा जाता है। जो सोपोषी सोपोषी जो होते हैं, सोपोषी को T1 कहा जाता है। ठीक है, और सोपोषी को कौन खाएगा, परपोषी, उसके बाद T3 T4, यही सब तो होगा। मेरी बात, अगर पार्टिकुलेट मैटर यानी जो छोटे छोटे कण हैं ये पत्तियों के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो फिर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएगी, असर पड़ जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इफेक्ट हो जाएगी तो T1 गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे, और पौधे नहीं होंगे तो T2 डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएगा, जो पौधों पे डिपेंड होते हैं। और छोटे जीव को कौन खाते हैं, बड़े जीव खाते हैं, ये करते हैं। तो क्या डिस्टर्ब हो गया, पूरा फूड चेन डायरेक्टली इफेक्ट हो गई। और बहुत सारे फूड चेन, क्या फूड चेन कोई इंडिपेंडेंट होता है क्या, एकदम स्वतंत्र होता है। बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाएंगे, फूड वेब्स बनाएंगे, और फूड वेब्स में मनुष्य भी फूड वेब का ही हिस्सा है। जहां फूड चेन डिस्टर्ब होगी फूड वेब डिस्टर्ब होगा, फूड वेब डिस्टर्ब होगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, तो बहुत सारी प्रजातियां इस पृथ्वी के धरातल से विलुप्त होगी। और बायोडायवर्सिटी क्या होगी, बायोडायवर्सिटी कम होगी। और बायोडायवर्सिटी जो होती है ये किसी भी पृथ्वी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। और हम लोग भी अगर बायोडायवर्सिटी इंपैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं मनुष्य भी डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, क्योंकि हमने बताया है कि बायोडायवर्सिटी क्या दे रहा है, आपको खाना दे रहा है, आपको फूड दे रहा है, वाटर दे रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रही, सारी चीजें तो वही दे रही है। तो पार्टिकुलेट मैटर किस तरह इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे लिखिए, क्या लिखा आपने, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में लिखा, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। जो पार्टिकुलेट मैटर PM लिख देना, PM लिख देना, PM से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगी। प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। अब अपने हिसाब से लिख लो, जैसे इसी चैन बना करके फूड श्रृंखला प्रभावित होगी, फूड चेन
फिर फूड वेब्स भी लिख लो, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, खाद्य जाल प्रभावित होगी। और उसी में आगे और पॉइंट बना के लिख लो, बायो जैव विविधता प्रभावित होगी, जैव विविधता, जैव विविधता, और जिससे मनुष्य भी प्रभावित होगा। मेल का जो आंसर लिखोगे तो यही सब पॉइंट्स अपने आप उसी समय सोच सोच के अलग अलग पॉइंट्स लिखना पड़ेगा आपको, कोई अलग से नहीं है उसमें। मनुष्य प्रभावित होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब लिख लीजिए मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या आपने ना सुना? मनी प्लांट आदमी कहता है कि लगा लो तो पैसा ही पैसा सब आएगा, क्या नाम, और जितना सब लगा डाले लेकिन जितने मनी प्लांट लगा उतने पैसा घर से निकल गया, तो समस्या ये आ जाती है। तो लिख लो मनी प्लांट, मनी प्लांट के बारे में लिख लीजिए। मनी प्लांट फूल के कण को, मनी प्लांट फूल के कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, अट्रैक्ट क्या हिंदी बोलेंगे? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है जहां पर मनी प्लांट लगा होता है वहां पर धूल के कण की संभावना कम होती है। देखिए एक पौधा और बताया था जो पोल्यूटेंट्स को कम कर रहा, वो कौन सा पौधा था? बताओ। तुलसी। तुलसी, तुलसी का पौधा हमने बताया था क्या करता है? CO, तुलसी का पौधा क्या कर रहा है? कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से जो होता है? CO2 के CO के बाद तुलसी का पौधा क्या करता है? अगर CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा? एज CO2 इस्तेमाल करता है, और CO2 का इस्तेमाल करके क्या करेगा? डायरेक्टली सारे सराउंडिंग की CO कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मनी प्लांट क्या करेगा? धूल के कण को कर लेगा। 2 पॉइंट्स हो गए ना, इसीलिए 2 पॉइंट आपको देंगे। तुलसी का एक मनी प्लांट हो गया। क्या लिखिए? पूछा गया है, सिविल पूछेगा इस तरह से, नेचुरल क्लीनर किसे कहते हैं? मनी प्लांट हो गया, तुलसी। देखिए मनी प्लांट को नेचुरल क्लीनर्स कहते हैं, प्राकृतिक सफाई करने वाला होता है। मोस्टली ये पराली जलाने के कारण होता है, पैरा जिसे बोलते हैं, उसकी राख महीन महीन का सांस। इसीलिए देखो क्या नाम इसको बहुत मना करते हैं कि भैया इसको मत जलाओ। दिवाली में दिवाली में नहीं, दिल्ली में धान काटने के बाद दिल्ली में यही कहना है, दिल्ली में मोस्टली ज्यादातर ऑटोमोबाइल को क्या बोलते हैं? मोटर वाहन के एसपीएम के कारण पोल्यूशन होता है। ऑटो वाहन के एसपीएम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जब जो हम लोग 2 पहिया 4 पहिया चलाते हैं तो क्या होगा? वो निकलता है, तो उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा हो जाता है। तो दिल्ली का जो समस्या है क्या है? दिल्ली की समस्या ये है,
कहते हैं दिल्ली में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया था जी सर। पहले किसकी वजह से? मोस्टली हमारे ऑटोमोबाइल से जो ये निकलना है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी तो पिछले साल जो पराली जलाने में बड़ा सा मुद्दा चल रहा था। आपकी बात तो तुरंत ही इंस्पेक्टर जो है गाड़ी लेके दौड़ता रहता था, जिसका जो भी जला देता फाइन लग जाता था, क्योंकि पराली के जलाने से एसपीएम जल निकलता है। एसपीएम आगे लिखिए, सबसे ज्यादा धूल कणों का निर्माण सबसे ज्यादा धूल कणों का निर्माण कोयले के दहन के कारण होता है। कोयले के दहन के कारण। ठीक है। दिल्ली में लिख लीजिए आपने, दिल्ली में जो पोल्यूशन है पीएम की वजह से है। जी सर। अगला लिख लीजिए, ग्लोबल एयर क्वालिटी वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। हेडिंग डाल लीजिए, वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देश। सर एक क्वेश्चन था, जैसे चीनी मिल्स वगैरह होते हैं, वहाँ से क्या निकलता है? सल्फर। अगर जो सल्फर जैसे चीनी की मिल में मोस्टली शुगर मोलासिस होगा ना, तो सल्फर की कैसे निकलेगा? जैसे कि सर यहाँ पे है, एक अखबार में निकला था सर कि स्किन प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया में, उसमें सांस लेने संबंधी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। एसपीएम जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है। शुगर के मोस्टली किसका है प्रोडक्ट है? ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का है ना। हाइड्रोकार्बन भी तो लिखे हुए सर। तो हाइड्रोकार्बन मैंने कहा, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ग्लूकोज में भी तो हाइड्रोकार्बन ही होगा ना। तो हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम वहां डेवलप होगी क्या नाम? देखिए, चमड़ा उद्योग में क्या होगा? लेदर का इस्तेमाल होगा ना, तो लेदर में क्या है? प्रोटीन ही तो है, जो वहां पे सल्फर इस तरह लॉजिकल लगाइए क्या नाम? पर कार्बोहाइड्रेट ही तो शुगर का होगा मोस्टली। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? यही तो यूनिट है। इसमें बताइए कहाँ सल्फर नाइट्रोजन दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। नहीं। हाँ, पार्टिकुलेट मैटर्स जो निकल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जो निकल रहा है, ये बहुत ही इंजूरियस होता है। जैसे आपने देखा बस्ती के अंदर जो लोग एंट्री करते हैं, तो धान की मिल है। जैसे केंद्रीय विद्यालय के आगे मिल है, वो तरफ है। इधर से आए कोई नहीं? पॉलिटेक्निक से सर। हाँ, इधर केंद्रीय विद्यालय केवीएस है ना, इधर जाओ। गोंडा नहीं, यही बस्ती की, जैसे आप निकलोगे से वो नहर के ब्रिज के ऊपर से। हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें ये होता है कि उसी के उसका निकलता है। लोग ये कहते हैं देखो, यहाँ अगर कोई आएगा, जहाँ कोई ट्रक अगर फंस गया तो आँख खराब हो जाएगी, ये कहा जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट एसपीएम है ना। आगे लिख लीजिए, हेडिंग क्या डाला आपने? वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। 2005 के बाद 2021 में ये जारी हुआ। कितने साल बाद? ये सर लगभग 16 साल। हो गया बात? क्या हुआ? कोई कह रहा है 16.5। या 16.25 का लिख लीजिए। 2005 के बाद 2021 में वैश्विक
वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किया गया। किसने जारी किया? WHO ने जारी किया। किसके लिए जारी किया? देशों के लिए सब जारी करते हैं। पूरी दुनिया के सभी देशों के लिए। सभी देशों के लिए। 2005 में WHO ने ये दिशा निर्देश जारी किया। दोबारा कब किया? 2021 में। कितने साल बाद? 16 साल बाद। दूसरी बात है, ये WHO जारी करता है। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि एयर पोल्यूशन का मुद्दा किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, कहीं पर भी होगा वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। क्लियर हो गई बात? अब उसमें लिखिए क्या क्या किसको पोल्यूशन वाला है, क्या क्या लिख लीजिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लिखिए आर्टिकल 21 क्या क्या है? आर्टिकल 21 लिख लीजिए। आर्टिकल 21 गरिमामय जीवन जीने के लिए, गरिमामय जीवन जीने के लिए अच्छी वायु भी देने की बात कही गई है इसमें। जो WHO ने जो है, पहली बात ध्यान सुनिएगा, WHO ने जो दिशा निर्देश दिया है पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए कितने पोल्यूटेंट को यानी कितने प्रदूषकों के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया, दिशा निर्देश दिया, कितने पोल्यूटेंट के लिए। भाई पोल्यूटेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कितने पोल्यूटेंट हैं उस पे ऊपर दिशा निर्देश दिया कि इससे ज्यादा किसी देश को नहीं निकलना चाहिए। तो पहली बात तो यही मालूम है कितने प्रदूषक हैं, तो WHO ने 6 प्रदूषक को किया। पहली बात लिखिए। अब कौन कौन से मैं पहली बात समझ ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितने पोल्यूटेंट का के दिशा निर्देश दिया है? 6। यानी इन पोल्यूटेंट को बताया है कि ये पोल्यूटेंट इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, अगर इससे ज्यादा निकलेंगे तो आप पूरी दुनिया के खतरा होगा। तो पहला लिखिए 6 प्रदूषक क्या लिखा आपने? WHO ने 6 पोल्यूटेंट को ध्यान में रखकर बनाया, दिशा निर्देश दिया। 6 पोल्यूटेंट को या प्रदूषक को ध्यान में रख करके दिशा निर्देश दिया है। पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए PM 2.5, PM 2.5, दूसरा PM 2. PM 2 पहला PM 2.5, दूसरा PM 10, PM 10, तीसरा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, चौथा सल्फर का ऑक्साइड, पांचवा ओजोन, छठा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो PM 2.5 और PM 10 10 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ओजोन, CO और ओजोन। 6 ना। देखो आपको 2 ऐसे नहीं भूलेगा, PM 2.5 और 10
सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन दो ही जब मेन होता है सल्फर, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, इन्हीं दोनों से एसिड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन मोनोऑक्साइड जानते ही हो, ये जबरदस्त खतरनाक गैस होती है इससे। और ओजोन हमारा छठा हो गया। इन 6 गैसों को लेकर ध्यान में रख करके WHO ने पूरी दुनिया को निर्देश दिया है कि पूरी दुनिया इस गाइडलाइंस को माने, इससे ज़्यादा कोई भी देश अपने यहाँ इसका प्रदूषक बाहर नहीं निकाले, नहीं तो दुनिया में थ्रेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? तो पहली बात तो आपको याद रखना होगा कि WHO की न्यू गाइडलाइंस कब जारी हुई? 2021 कितने साल बाद जारी हुई? 16 साल। कौन जारी करता है? कितने पॉल्यूटेंट्स को ध्यान में रखकर पूरी दुनिया में बाहर है? 6। कौन कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सा? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हो गया बात। कितने क्लियर हो गए? अब लिख लीजिए। सर ये